हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव का जो थर्ड सेट है। उसमें आज हम लोग 101 से 150 नंबर तक क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछले दो सेट में देखे थे, 1 से 100 नंबर तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो सारे को हम लोग कर लिए हैं। आज जो आपका तीसरा सेट है, तो जो लोग वो पिछले दोनों सेट नहीं देखे हैं तो वो जा करके पहले दोनों सेट 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है तो देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि क्या होती है। जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है वह क्या होती है। ठीक है, वह 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो यार हमेशा याद रखना है आपको कि जो भी अर्धचालक होते हैं उसमें वर्जित ऊर्जा का अंतराल जो होता है वह लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि जो फेराइट होते हैं वो किस प्रकार के चुंबकीय गुण का उदाहरण है। यानी कि जो आपका फेराइट है, फेराइट में किस प्रकार का चुंबकीय गुण जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका फेराइट होता है उसमें लौ चुंबकीय की, प्रति लौ चुंबकीय की, फेरी चुंबकीय की, अनुचुंबकीय कौन सा गुण जो होता है वो पाया जाता है। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे तो इसमें जो होता है फेरी चुंबकीय गुण जो होता है पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि किसी ठोस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है किस ठोस में जो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। हीरा है, तांबा है, प्लास्टिक है और NaCl है। ठीक है, किसमें जो है आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसमें पाया जाएगा। तो देखिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहने का मतलब होता है कि लंबी जो होता है वो चीज़, उसका परास जो होता है, कणों का परास होता है वो लंबा नहीं होता है। तो इसमें जो हो जाएगा कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसके जो कण होते हैं, कणों में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो हीरा तो आपका क्रिस्टल होता है, तांबा भी क्रिस्टल होता है, NaCl भी क्रिस्टल होता है, तो बच गया आपका यहाँ से प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक होता है अक्रिस्टलीय होते हैं और इसी में जो कण होते हैं कणों के बीच शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिस्टल में इकाई सेल के मापदंड होते हैं। जो भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में इकाई सेल के मापदंड होते हैं। मतलब देखिए जो भी क्रिस्टल होता है ना, उस क्रिस्टल को हम लोग दो पैमाना जो होता है मापने का, एक जो होता है उसके अक्षों के बीच का एंगल जिसको अल्फा बीटा और गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक जो होता है उसके किनारों की लंबाई यानी अक्ष की लंबाई जिसको A B और C के द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि 3 लंबाई उसमें मापी जाती है, ABC, और 3 कोण जो होता है उसमें अल्फा बीटा और गामा। यानी कि क्या हो जाएगा इसमें 3 लंबाई और 3 कोण। ऑप्शन नंबर एक जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका पांचवा कि शॉटकी दोष वाले क्रिस्टल का परावैद्युतांक कितना होता है। यानी कि जो आपका शॉटकी दोष वाले जो क्रिस्टल होते हैं उसका परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है। पहले जब शॉटकी दोष उसमें उत्पन्न होगा क्रिस्टल में तो उसका परावैद्युतांक पहले से बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए कोई भी शॉर्ट क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जब शॉटकी दोष उत्पन्न होता है तो शॉटकी दोष का मुख्य रूप से परावैद्युतांक के ऊपर हम बात करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि वो जो होता है परावैद्युतांक का क्या रहेंगे, तो वो जो होंगे बिल्कुल अपरिवर्तित रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो ठोसों में बैंड सिद्धांत के अनुसार, जो ठोस होते हैं उसमें बैंड सिद्धांत के अनुसार चालक वह है, मतलब चालक कौन सा होगा बैंड सिद्धांत के अनुसार जो है आपको बताना है। तो देखिए
ठोसों के ठोस में हम बात करते हैं बेंड सिद्धांत के अंतर्गत, तो उसमें चालक बेंड और संयोजी बेंड दोनों जो होते हैं वो चीज़ इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, मतलब दोनों की उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, संयोजी बेंड और चालक बेंड। ठीक है, VBCB इसको कहा जाता है शॉर्ट में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। क्रोमियम डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? जो आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड है उसका उपयोग कहाँ होता है? तो देखिएगा, जो टेप रिकॉर्डर होते हैं ना, चुंबकीय टेप रिकॉर्डर, ठीक है, चुंबकीय टेप रिकॉर्डर में जो होता है ये क्रोमियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि किसी ठोस की संरचना में समन्वय संख्या दाब बढ़ाने पर क्या होता है? मतलब कि कोई भी ठोस संरचना है, उसको ठोस संरचना के ऊपर अगर दाब हम बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने के बाद जो होता है उसकी समन्वयन संख्या क्या हो जाएगा? तो निश्चित तौर पे समन्वयन संख्या का मतलब होता है कणों को टच करने वाले कणों की संख्या। तो जब हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने के बाद क्या होता है? डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी कि कण नज़दीक आते हैं, और जब कण नज़दीक आ जाएंगे तो वो उस स्थिति में उस कण को टच करने वाले कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है कम दाब है, तो इस पे जो अंदर वाले जो सेंटर पे जो कण है इसको टच करने वाले कणों की संख्या का बात करते हैं। यहाँ पे दूर दूर पे कण है, यानी कि कम कण इसको टच कर रहे हैं। वही जैसे यहाँ पे दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने के बाद इसी कण को अब बहुत सारे कण जो है वह टच कर रहे हैं, यानी कि क्या होती है कि समन्वयन संख्या जो होता है वह इंक्रीज कर जाता है, यानी क्या हो जाएगा? समन्वयन संख्या जो होगा वह बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 110 नंबर की। जो फ्रेंकेल दोष होते हैं वह समानतः किन क्रिस्टल में नहीं पाया जाता है? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि किन क्रिस्टल में जो होते हैं वह फ्रेंकेल दोष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपका AgCl है AgCl में पाए जाएंगे, जिंक सल्फाइड इसमें भी पाया जाता है, और AgBr में तो दोनों दोष होता है आपका, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। जो भी क्षार धातु के हाइलाइट होते हैं, ठीक है, जो भी क्षार धातु के हाइलाइट होंगे उसमें जो होता है आपका फ्रेंकेल दोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्षार धातु में ये नहीं पाए जाते हैं। याद रखना है कि क्षार धातु के जो भी हाइलाइट होते हैं, क्षार धातु के हाइलाइट का बात करेंगे तो जैसे लिथियम का हाइलाइट हो गया, सोडियम का हाइलाइट हो गया, ठीक है, कैल्शियम का हाइलाइट हो गया, सीजियम का हाइलाइट हो गया, ये सब जो है आपका क्षार धातु के हाइलाइट होते हैं, और इसमें जो होता है फ्रेंकेल दोष नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर। बोल रहा है कि समदैशिकता किस ठोस का गुण होता है? समदैशिकता जो होते हैं किस ठोस के गुण होते हैं? तो याद रखिएगा, समदैशिकता जो होता है वो अक्रिस्टल में पाया जाता है। जो भी अक्रिस्टल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं, और वही जो क्रिस्टल होता है वो विषमदैशिक होता है। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको चूज करना है कि कौन जो है इसमें समदैशिकता गुण जो होता है वो दर्शाता है, मतलब कि आपको यहाँ से चुनना है कि कौन जो है अक्रिस्टल है। तो NaCl तो क्रिस्टल हो जाएगा। कांच जो है, कांच क्या हो जाएगा? तो कांच जो होगा यहाँ से अक्रिस्टल होगा। सुक्रोज का बात कर रहा है, चीनी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी जो होगा आपका क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक है, और AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड, ये भी जो होगा आपका क्रिस्टल होगा, यानी कि यहाँ पे अक्रिस्टल कौन सा हो जाएगा? तो अक्रिस्टल जो होगा आपका यहाँ से कांच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ मैग्नीज ऑक्साइड में डोमेन का संघन होता है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से बताना है कि जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड में डोमेन जो होता है, डोमेन की संख्या कितनी होती है, मतलब संघन जो होता है उसका प्रतिरूप जो होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका प्रतिरूप जो है हम लोग को बताना है यहाँ पे। तो इसका प्रतिरूप जो होगा वो किस प्रकार होगा कि एक ही दिशा में होगा, ठीक है, या फिर समानांतर दिशा में और विपरीत दिशा में समान रूप से होगा, तो या अव्यवस्थित होगा या केवल ऊपर की ओर होगा, मतलब कि इस प्रकार से इसके रेंज को दिखाया जाता है ना। तो वही आपको यहाँ से पूछा गया कि जो मैग्नीज का ऑक्साइड होता है उसके डोमन जो संघन होता है उसके जो एरो होते हैं वो किस साइड में रहते हैं? तो याद रखिएगा, समानांतर होते हैं एक दूसरे के, और विपरीत दिशा में समान रूप से होते हैं, मतलब जितना ऊपर होंगे उतना जो होंगे वो नीचे होंगे। ठीक है, यानी कि कुल यहाँ पर म्यू का वैल्यू जो होता है वह शून्य हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 113 नंबर कि एक आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है, तब उसमें कौन सा दोष होगा? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एगो
कोई क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों की आकृति जो होती है वो बराबर है, तो अब उस स्थिति में उस पे कौन सा दोष जो होता है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंकेल दोष में जो होता है ऋणायन का आकार बड़ा होता है, धनायन का आकार छोटा होता है, और शॉर्टकी दोष में जो होता है क्या होता है कि शॉर्टकी दोष में दोनों का आकार, धनायन और ऋणायन दोनों के आकार जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टकी दोष यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर। NaCl के 1 ग्राम क्रिस्टल में कितनी इकाई सेल होती है? जो आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड अगर 1 ग्राम लिया जाता है तो 1 ग्राम क्रिस्टल में कितनी सरल इकाई सेल जो होती है वो चीज़ पाई जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो इसको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इसमें जो होता है लगभग लगभग 2.5 गुने 10 के पावर 21, ये सब के सब जो है ये आपका पावर में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब के सब जो है आपका पावर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻21। ठीक है, ये है आपका 10⁻21, लगभग लगभग जो होता है वो इतना पाया जाता है। 1 ग्राम अगर NaCl क्रिस्टल लिया जाता है तो उसमें इकाई सेल की संख्या कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻21। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 115 नंबर। ठीक है, 115 नंबर क्या कहता है कि क्रिस्टल की शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसकी शुद्धता अगर मापना है, शुद्धता जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण विवर्तन का प्रयोग करते हैं, या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी का करते हैं, या अनुमापन का करते हैं, या आसवन का करते हैं? तो देखिए, क्रिस्टल की शुद्धता की जांच करनी है तो क्रिस्टल की शुद्धता की जांच के लिए होता है एक्स किरण का विवर्तन जो होता है यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 116 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या अनुपात यदि 0.155 से कम हो तो समन्वयन संख्या कितनी होती है? ठीक है, यानी कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उसमें धनायन और ऋणायन त्रिज्या का जो रेशियो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 0.155 से कम, तब उस स्थिति में जो समन्वयन संख्या होता है वह कितना हो जाएगा? तो समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा इसमें, ये सब थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसका याद रखना होगा। ये हो जाएगा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कितना, 117 नंबर की एन प्रकार के अर्धचालक में दाता ऊर्जा स्तर कहाँ स्थित होता है? जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें दाता ऊर्जा स्तर जो होता है वह कहाँ स्थित रहता है? ठीक है, तो दाता ऊर्जा स्तर जो होगा वह कहाँ स्थित होगा? तो देखिए, जो आपका चालन बैंड होता है जिससे आप वो दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, जो चालन बैंड होता है, ठीक है, और संयोजी बैंड तो बहुत नीचे रहता है, और इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो काफ़ी गैपिंग देखने को यहाँ पर मिलता है, और जस्ट जो चालन बैंड होता है, चालन बैंड के जस्ट नीचे जो होता है दाता स्तर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका चालन बैंड के ठीक नीचे, ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, चालन बैंड के ठीक नीचे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 118 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दोष स्टीयोक्योमेट्रिक दोष है? इसमें से बताना है कि कौन सा दोष जो है आपका स्टीयोक्योमेट्रिक दोष है। ठीक है, तो देखिए, स्टीयोक्योमेट्रिक दोष जो होता है वो शॉर्टकी फ्रेंकेल दोष माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका शॉर्टकी दोष, जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकी दोष जो होगा वह हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर। क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य गुण क्या है? जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका मुख्य गुण क्या होता है? ठीक है, अनिश्चित गलनांक होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये अनिश्चित गलनांक जो होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में ही समदैशिकता का गुण जो होता है वो पाया जाता है। बहाव का गुण भी जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, ये तो बहाव का गुण किसमें होता है? अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। तो ये क्या होता है? दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। जो भी आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें लॉन्ग रेंज अडर यानी कि दीर्घ परासी व्यवस्था जो होता है वो चीज़ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 120 नंबर। 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक घन संरचना में ए कोनों पर और बी केंद्र में है, यदि एक कोने से परमाणु हट जाए तो इसका सूत्र जो होगा वह क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब बताया गया है इसमें कि कोई घन संरचना है और ए जो है कोनों पर है और बी जो है केंद्र पर है, लेकिन क्या होता है कि एक कोने से परमाणु जो होता है वो हट जाते हैं, तब वो स्थिति में इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब घन का बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका 8 कोण होता है, लेकिन एक जो है आपका वहाँ से गायब हो गया तो 7 कोण बचा। 7 कोण पर जो होता है 1/8
8 की हिस्सेदारी होती है, यानी कि 7/8 हो जाएगा। जबकि बी जो है एक केंद्र पर है और उस स्थिति में 1 ही होगा। तो जब हम लोग दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे, तो रेशियो ज्ञात करने के बाद ए और बी का रेशियो ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 7:8। यानी कि अगर हमको सूत्र फाइंड करना होगा तो क्या होता है, ए का जो इसमें भाग है वो आपका 7 है और बी का जो भाग है वो 8 है, यानी कि ए 7 और बी 8। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ए 7 और बी 8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर कि NaCl को सोडियम वाष्प में गर्म करने पर पीला रंग के कारण किसके कारण आता है? यानी कि जो आपका NaCl है, NaCl को हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम वाष्प में जब गर्म करते हैं तो पीला रंग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए उसमें क्या होता है कि एक जो आपका ऋणायन होता है वहाँ से गायब होता है और उस वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है। इसके कारण जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ केंद्र बोलते हैं। एक आयन वहाँ से गायब होगा और आयन की जगह पर बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चीज जाता है, उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग एफ केंद्र। और इसी के कारण जो होता है उसका रंग जो होता है वहाँ से पीला दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 122 नंबर कि जो बीसीसी जालक में किनारे की लंबाई ए और त्रिज्या आर के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है? यानी कि जो बीसीसी जालक होते हैं, बीसीसी जालक में ए और आर के बीच का संबंध यहाँ से पूछा गया है। तो ए और आर के बीच का संबंध क्या होता है? तो ये होता है आर बराबर √3a/4। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 123 नंबर कि प्रति लौ चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इसमें से कौन सा जो होगा आपका प्रति लौ चुंबकीय होगा? तो ये आपको मिला भी था क्वेश्चन पीछे, MnO मैग्नीज ऑक्साइड जो होगा यहाँ से प्रति लौ चुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका हेक्सागोनल तंत्र के लिए सही संबंध है। कौन सा जो रिलेशन दिया हुआ है वह हेक्सागोनल के लिए जो होता है वह सही होता है। जो अब रवा तंत्र पढ़े थे, रवा तंत्र में आपका टोटल रवा तंत्र की संख्या कितना 7 होता है, उसमें से जो आपका हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल तंत्र के लिए कौन सा जो संबंध है वह सही बताया गया है यहाँ पर, वो चीज़ आपको यहाँ से बता देना है। ठीक है, तो देखिए हेक्सागोनल में जो होता है साइड ए और बी जो दोनों होते हैं वो बराबर होते हैं, बट सी जो होता है बराबर नहीं होता है। और अल्फा बीटा दोनों कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है 125 नंबर। ये 125 नंबर प्रश्न कहता है कि एफसीसी जालक में अष्टफलक रिक्ति का स्थान होता है। यानी कि जो एफसीसी जालक होते हैं उसमें अष्टफलक जो रिक्ति होती है वो कहाँ पाया जाता है? कोनों पर पाया जाएगा, किनारों के केंद्र और शरीर के केंद्र पर पाया जाएगा, या फलक के केंद्र पर होगा, या केवल कोनों पर होगा? तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से कि जो एफसीसी जालक है उसमें अष्टफलक रिक्तियाँ कहाँ होती है? तो देखिए ये जो होती है किनारों के केंद्र पर भी होगा और शरीर के केंद्र पर भी होगा, मतलब बॉडी का जो सेंटर होता है वहां पर भी होगा, और जो भी किनारे होते हैं उसके केंद्र पर भी जो होता है ये रिक्तियां पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर कि ठोसों में बैंड अंतराल सबसे अधिक किसमें होता है? ठीक है, यानी कि जो भी ठोस होते हैं उसमें जो बैंड अंतराल होते हैं वो बैंड अंतराल किसमें पाया जाता है? देखिए बैंड अंतराल जितना कम होता है उसकी चालकता उतना ही अधिक होती है। याद रखना है हमेशा कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें बैंड अंतराल जितना छोटा होगा उतना ही जो होता है क्या होता है, उसकी चालकता अधिक होती है। तो यानी कि चालक में सबसे कम होता है अंतराल, उससे ज़्यादा हम बात करेंगे तो अर्धचालक में होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वह कुचालक में होता है। तो यहाँ जो है आपका सबसे अधिक पूछा गया है, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा आपका? कुचालक हो जाएगा। ठीक है, कुचालक में जो होता है वह सबसे अधिक बैंड अंतराल देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 127 नंबर कि सिलिकॉन में गैलियम की डोपिंग करने पर बनता है। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में अगर हम क्या करते हैं गैलियम मिलाते हैं, तो गैलियम मिलाने के बाद जो होता है वो किस प्रकार के अर्धचालक बन जाएगा? तो देखिए जो सिलिकॉन होता है ये आपका वर्ग 14 का एलिमेंट है, और जो गैलियम है वो वर्ग 13 का एलिमेंट है। यानी कि निम्न वर्ग वाले जब हम लोग मिलाते हैं तो निम्न वर्ग वाले मिलाने के बाद जो होता है क्या बनता है? तो ए पी प्रकार का बनता है। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक
बन जाता है। तो सिलिकॉन में जैसे हम लोग गैलियम को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक जो होगा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर। समन्वयन संख्या 8 के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। जो समन्वयन संख्या 8 है उसके लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा क्या है? तो देखिए, एक आपको यहाँ से एक सारणी आपको बता दिया गया है, याद रख लेना है सारणी को, कि जो रेंज है अगर वह 0.155 से कम है तो उसका समन्वय संख्या 2 हो जाएगा, संरचना कैसा हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। अगर वही अंतराल का हम बात करते हैं तो जो अंतराल दिया हुआ है वह 0.155 से लेकर के 0.225 तक अगर दिया हुआ है रेंज, तो उसका जो समन्वयन संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसका जो संरचना होगा वह त्रिकोणीय हो जाएगा। वही रेंज हम बात करते हैं 0.225 से लेकर के 0.414 तक अगर रेंज दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो उसका समन्वय संख्या 4 हो जाएगा और उसका जो संरचना होगा वह चतुष्फलकीय हो जाएगा। वही बात करते हैं त्रिज्या का अनुपात जो है अगर दिया हुआ है 0.414 से लेकर के 0.3732 तक, तो उसका समन्वयन संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसका जो संरचना होता है वो अष्टफलकीय हो जाएगा। वही बात करते हैं त्रिज्या अनुपात अगर 0.732 से लेकर के 1 तक दिया हुआ है तो उसका समन्वयन संख्या 8 हो जाएगा और उसका संरचना जो होता है वो घनीय होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था समन्वयन संख्या 8 के लिए, तो समन्वयन संख्या 8 के लिए जो त्रिज्या रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, तो 0.732 से लेकर के 1 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है यहाँ से, ये सी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर। बोल रहा है प्रश्न कि वह दोस्त जिसमें जालक से अपने गायब होने के बावजूद घनत्व नहीं बदलता है, मतलब बोल रहा है कि उस दोस्त को क्या कहा जाता है जिसमें आयन जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं अपने स्थान से, उसके बावजूद जो होता है डेंसिटी नहीं बदलता है। तो देखिए, ये जो होता है क्या होता है आपका फ्रैंकेल दोष। ठीक है, फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल दोष में अंतराकाशी में जाकर के फंस जाता है। ठीक है, वो कण तो निकलेगा वहां से, लेकिन जो भी अंतराकाशी होता है, जो भी अंदर स्थान रिक्त होता है वहां पर जाकर के फंस जाता है, जिसके चलते उसके डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तो ये कौन सा दोष हो जाएगा, आपका फ्रैंकेल दोष हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर कि हीरे में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है। जो हीरा होता है, हीरा में कार्बन परमाणु जो होते हैं, उस कार्बन परमाणु के बीच में जो होता है कौन से बंधन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए हीरा जो होता है आपका वो एक मजबूत क्रिस्टल होता है। ठीक है, और उनके जो भी कण होते हैं उस कणों के बीच का हम बात करते हैं, तो उसके कणों के बीच में जो होगा कैसा बंधन देखने को मिलता है, तो उसके बीच में जो होता है आपका सहसंयोजक बंधन देखने को मिलता है। ठीक है, वो सभी के सभी जो होता है कार्बन एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन के द्वारा जो होता है वह जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 131 नंबर। एक क्रिस्टल में अक्षीय दूरी जो है आपका दिया हुआ है ए बराबर बी बराबर सी, और अक्षीय कोण जो है दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो ये कौन सा तंत्र होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तंत्र का, तो जिसमें क्या दिया हुआ है कि तीनों अक्षीय लंबाई जो है आपका ए बी और सी तीनों इक्वल दिया हुआ है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग इक्वल है, और अल्फा बीटा और गामा सभी के सभी बराबर है, वो कितना है, 90 डिग्री के बराबर। तो ये जो होता है आपका क्यूबिक सिस्टम में होता है, यानी कि घनीय जो तंत्र होता है घनीय तंत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका दिया हुआ है कि जो निकिल है इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 0.98, और ऑक्सीजन जो है इसका 1 दिया हुआ है। तो किस प्रकार का ठोस जो होगा इसमें पाया जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका हम बात करेंगे तो इसमें धातु न्यूनता दोष जो होता है वो पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर। 133 नंबर कहता है कि एक परमाणु की समन्वयन संख्या 12 है। एक परमाणु कोई दिया हुआ है जिसका समन्वयन संख्या कितना है, 12, और इसका संकुलन संरचना क्या हो सकता है? ये पूछा गया है कि इसका जो संकुलन क्षमता होगा वो संकुलन संरचना किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, समन्वयन संख्या 12 दिया हुआ है तो इसका संकुलन संरचना जो होता है वो किस प्रकार का हो सकता है? तो देखिए समन्वयन संख्या 12 जो होता है वो या तो सीसीबी का हो सकता है या फिर एससीपी का हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है चीज करेक्ट हो जाएगा, या तो एससीपी होगा या तो सीसीपी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 134
134 नंबर, 134 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय नहीं है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से कौन सा जो है वो लौह चुंबकीय नहीं है। फेरस है, कोबाल्ट है, निकेल है या मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये सभी के सभी जो होते हैं वो लौह चुंबकीय होते हैं। ये सभी के सभी तीनों क्या हो जाएंगे, लौह हो जाएंगे। जो बच गया आपका मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है प्रति लौह चुंबकीय होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर, क्रिस्टल में जालक ऊर्जा बढ़ने पर अस्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें अगर जालक ऊर्जा बढ़ता है तो उसके स्टेबिलिटी जो होता है वो घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी जो होता है वह किसी भी क्रिस्टल में जालक की अगर एनर्जी जो होता है हम लोग बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ाने के बाद जो होता है उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि अस्थायित्व क्या हो जाएगा यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 136 नंबर, 136 नंबर पूछ रहा है प्रश्न यहाँ पर कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स पर कौन सा प्रभावी आवेश माना जाता है। जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स पर कौन सा प्रभावी आवेश माना जाता है। तो देखिएगा जो भी होल्स होते हैं होल्स पर कौन से प्रभावी प्रकार के माने जाएंगे, तो वो जो होता है आपको धनात्मक माने जाते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश जो होता है वहां से माने जाते हैं। देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, 137 नंबर प्रश्न है कि वह ठोस जो उच्च ताप पर कुचालक लेकिन गलित अवस्था में सुचालक होता है वह क्या कहलाता है। मतलब उस ठोस को क्या कहा जाएगा जो उच्च ताप पर कुचालक होता है परंतु गलित अवस्था में जो होता है वह सुचालक होता है, वह किस प्रकार का ठोस होता है। ठीक है, तो वह किस प्रकार का ठोस हो जाएगा, तो देखिए वह जो होता है आपका आयनिक ठोस होता है। ठीक है, आयनिक ठोस जो होता है वह ठोस अवस्था में जो होते हैं क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जैसे वो गलित अवस्था आते हैं तो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका आयनिक ठोस यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 138 नंबर। जो जिंक ब्लेंड है यानी कि जिंक सल्फाइड की संरचना में हम बात करते हैं कि जो सल्फर का जो आयन होता है वह चीज कहाँ रहता है। जो जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड के संरचना में जो सल्फर के आयन है वह कहाँ रहते हैं, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए ये जो होता है आपका एफसीसी जालक में होंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, तो ये जो होंगे आपका एफसीसी जालक में होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 139 नंबर कि घनीय तंत्र में कितने प्रकार के यूनिट सेल संभव है। जो आपका घनीय तंत्र होते हैं, घनीय तंत्र में जो होते हैं कितने प्रकार के यूनिट सेल जो होते हैं आपका संभव होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी घनीय सेल होता है, घनीय सेल में हम बात करेंगे तो लगभग 4 प्रकार के जो होते हैं आपका यहाँ से संभव होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल जो होते हैं 4 प्रकार के संभव होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हो जाएगा आपका यहाँ से 141 नंबर। ठीक है, 140 नंबर। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चुंबकीय आयन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रति चुंबकीय आयन है, वह कपर का आयन होगा या फेरस का आयन होगा या जिंक का आयन होगा या फिर निकेल का आयन होगा। ये चीज़ आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए ये जो होगा आपका जिंक का आयन हो जाएगा। ठीक है, जिंक का आयन जो होता है ये प्रतिचुंबकीय आयन के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 141 नंबर। ठीक है, 141 नंबर बोल रहा है कि एक ठोस ए बहुत कठोर है और गलित तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में कुचालक है, तो ये किस वर्ग में आता है। मतलब कोई ठोस है जो काफी कठोर है और गलित तथा ठोस दोनों अवस्था में जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, तो किस वर्ग के अंतर्गत उसको रखा जाता है। ठीक है, तो किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका आयनिक सहसंयोजक हो जाएगा। ठीक है, आयनिक में क्या देखे थे हम लोग, ये आयनिक में जो होता है ठोस अवस्था में कुचालक लेकिन गलित अवस्था में सुचालक होता है, परंतु जो सहसंयोजक होता है ये दोनों अवस्था में, चाहे वो गलित अवस्था हो या फिर ठोस अवस्था हो, दोनों अवस्था में जो होता है ये क्या होते हैं आपके, तो कुचालक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर। 142 नंबर है कि NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन और क्लोरीन आयनों के बीच की दूरी d और किनारे की लंबाई a में क्या संबंध होता है। यानी कि जो आपका NaCl होता है, NaCl में हम बात करते हैं जो आयन होता है आपका सोडियम और क्लोरीन का, इन आयनों के बीच की जो दूरी होता है d और उसके किनारे की जो लंबाई होती है उसके बीच में जो होता है क्या संबंध होता है, ये चीज़ आपको यहाँ से पूछा गया है। तो ये जो होगा आपका क्या होता है कि जो d होता है ये हो जाएगा आपका a/2 के बराबर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 143 नंबर। ठीक है, 143 नंबर है कि यदि किसी क्रिस्टल को तेजी से ठंडा किया जाए तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कोई भी क्रिस्टल है उसको तेजी से ठंडा किया जाता है तो उसमें किस प्रकार के दोष उत्पन्न होने की संभावना जो होता है वो बढ़ जाता है। तो देखिए, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को अगर हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी से ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने के बाद क्या हो जाएगा कि उसमें शॉटकी दोष जो होता है, शॉटकी दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं जो होती है वह चीज़ बढ़ जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 144 नंबर की अष्टफलकीय रिक्तियों की समन्वयन संख्या क्या होती है। जो भी अष्टफलक रिक्तियाँ होती है उसकी समन्वयन संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अष्टफलक रिक्ति जो होती है उसकी समन्वयन संख्या क्या होती है। तो समन्वयन संख्या क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समन्वयन संख्या 6 आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर। ठीक है, 145 नंबर क्या कहता है, 145 नंबर कहता है कि एमजीओ की संरचना किसके समान होती है। ठीक है, जो एमजीओ है, एमजीओ की संरचना किसके समान होती है, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड जो होगा उसका संरचना किस प्रकार का होता है, किसके समतुल्य होता है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका बिल्कुल NaCl जो होता है, NaCl के जैसा जो होता है इसका संरचना पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 146 नंबर। 146 नंबर कहता है कि अति चालकता की स्थिति में प्रतिरोध का मान कितना होता है। ठीक है, अति चालकता की स्थिति में प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो अति चालकता तभी होता है जब प्रतिरोध न के बराबर होता है, यानी कि प्रतिरोध का मान जो होता है लगभग शून्य के बराबर होता है। जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा उसी स्थिति में जो होता है अति चालकता की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 147 नंबर की सौर सेल में सिलिकॉन के साथ गैलियम मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनता है। ठीक है, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के साथ अगर हम लोग गैलियम मिलाएंगे तो कौन सा अर्धचालक बनेगा। तो ध्यान रखिए, जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन 14 वर्ग का तत्व है, जबकि गैलियम का बात करते हैं तो गैलियम जो होता है आपका 13वां वर्ग का तत्व है। यानी कि हम लोग जब सिलिकॉन के साथ गैलियम को मिलाते हैं तो उस स्थिति में जो होता है पी टाइप का आपका अर्धचालक जो होता है वह बन जाता है। ठीक है, कैसा बनेगा, तो पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। ठीक है, देखते हैं अगला अगला प्रश्न है जो है आपका 148 नंबर कि क्रिस्टल जालक में त्रिविम व्यवस्था को क्या कहते हैं। जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में जो त्रिविम व्यवस्था होता है उस त्रिविम व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेस जालक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेस जालक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका 149 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का सुचालक परंतु अधातु होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ठोस है वो विद्युत के सुचालक पर लेकिन क्या होता है, अधातु होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक भी है लेकिन वह अधातु है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं परंतु वह अधातु के श्रेणी में रखा जाता है। देखते हैं आज के लिए लास्ट प्रश्न जो है आपका कि ठोसों के लिए कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ठोस के लिए कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इनका आयतन निश्चित होता है, तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा बोल रहा है यहाँ पर कि इनके अंतरा आणुक बल जो होते हैं प्रबल होते हैं। ये भी बात सही है कि जो भी इसके अंतरान्विक आकर्षण बल होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं। ये असंपीड्य होता है। ये भी बात सही है कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बाहरी प्रेशर लगाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके आकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अगला जो आपका ऑप्शन दिया है कि इनके कण स्वतंत्र गति कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। जब इनके कण जो होते हैं एक दूसरे से मजबूत बल से क्या होंगे, जकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, तो वो स्वतंत्र रूप से गति कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सारा बात जो है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ जो होगा वो मिलेगा और जो भी टिप्स चाहिए स्टडी से संबंधित तो वो चीज़ सारा जो होगा आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स भी जो होगा आपको फ्री प्रोवाइड वहाँ से करा दिया जाएगा। इसके साथ ही हमें अगर आप चाहते हैं तो फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।